मित्रों, सहज प्रभा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम सीटेट, यूपी टेट, टीजीटी आदि परीक्षाओं के लिए, खासतौर से हिंदी की परीक्षा के लिए यह प्रश्नावली शुरू करने जा रहे हैं। और इसमें प्रश्नावली में आपको व्याकरण के साथ साथ साहित्य के प्रश्न भी देखने को मिलेंगे। तो शुरू करते हैं। आज का यह अंक आप सभी के लिए जो महत्वपूर्ण होने वाला है। पहला प्रश्न है, कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा कौन सा है? कपटी मित्र के लिए आप चारों विकल्प देख सकते हैं। तो इसमें से आस्तीन का सांप विकल्प सही है कपटी मित्र के लिए। अब आगे बढ़ते हैं। इंद्रियों को जीतने वाले को क्या कहा जाता है? इंद्रियों को जीतने वाले को कहा जाता है जितेंद्रिय, जिसने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली हो। पवन का संधि विच्छेद कौन सा है? पवन का संधि विच्छेद है पो धन अन्न। ये पवन का संधि विच्छेद है और इसमें अयादि संधि है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। पुनर्जन्म का संधि विच्छेद कौन सा है? पुनर्जन्म का संधि विच्छेद है, आप चारों विकल्प देख सकते हैं। इसमें से पुनः धन जन्म यानी सी विकल्प इसमें सही होगा और इसमें विसर्ग संधि है। यह है पुनर्जन्म का संधि विच्छेद। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इत्यादि शब्द में कौन सी संधि है? इत्यादि शब्द में संधि बतानी है आप सभी को। तो इत्यादि शब्द में संधि है यण संधि। यण संधि है। आगे बढ़ते हैं। नाक रगड़ना, नाक रगड़ना इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ होगा दीनता पूर्वक प्रार्थना करना। नाक रगड़ना, दीनता पूर्वक प्रार्थना करना, ये नाक रगड़ना है। इसके बाद उन्मूलन, उन्मूलन का विलोम क्या है? उन्मूलन यानी उखाड़ना, इसका विलोम होगा रोपण करना यानी बोना। तो इसमें सी विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी थी? यानी इन्होंने आदिकाल को क्या नाम दिया था? इन्होंने आदिकाल को कहा था बीज वपन काल, तो ये सही है। इसके बाद अति सूधो स्नेह को मार्ग है जाने कुशयनप बाक नहीं, ये पंक्ति किसकी है? ये पंक्ति है घनानंद जी की। इसके बाद कालिंदी का पर्यायवाची पूछा गया है। कालिंदी का पर्यायवाची क्या है? तो कालिंदी पर्यायवाची है यमुना का। इसके बाद है, आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक कौन माने जाते हैं? यदि आधुनिक हिंदी साहित्य की पूछे तो यहाँ पर, क्योंकि विकल्प में हमें देखना है, तो विकल्प में बाबू श्याम सुंदर दास, ये विकल्प सही होगा। क्योंकि इनकी जो मेरी आत्म कहानी नाम से आत्मकथा आई थी वो 1941 में प्रकाशित हुई थी। इसमें जो बी विकल्प है उसमें देवेंद्र सत्यार्थी, देवेंद्र सत्यार्थी जी की आत्मकथा थी देवेंद्र चांद सूरज के विरन, जो 1954 में आई थी। और इनकी दूसरा जो भाग था वो नील यक्षिणी के नाम से 1986 में प्रकाशित हुई, और सफ़रनामा पाकिस्तान के नाम से इनकी आत्मकथा 1989 में प्रकाशित हुई थी। तो यहाँ पर विकल्प ए तो सही है ही। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा को देखते हैं, क्योंकि ये महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर में से है। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा 4 खंडों में विभक्त है। क्या भूलूं क्या याद करूं, पहला खंड इनका है 1969 में प्रकाशित हुआ। नीड का निर्माण फिर 1970 में प्रकाशित हुआ, और बसेरे से दूर 1978 में, और 10 द्वार से सोपान तक 1985 में प्रकाशित हुआ। तो हरिवंश राय बच्चन महत्वपूर्ण लेखक हैं और हालाबाद के प्रवर्तक माने जाते हैं हिंदी में। इसके बाद डी विकल्प है जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद जो थे उन्होंने कोई आत्मकथा नहीं लिखी, लेकिन आत्मकथा नाम से कविता जरूर लिखी है। तो ये छायावाद के प्रवर्तक कवि कहे जाते हैं। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? कार्य के आरंभ में विघ्न पड़ना, कार्य के आरंभ में ही विघ्न पड़ना किस मुहावरे का अर्थ है? अब सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना, सिर मुड़ाया और ओले पड़ने लगे, तो कार्य का आरंभ किया और तुरंत ही विघ्न आ गया। तो ये इसका सी विकल्प सही होगा। आगे देखते हैं। किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है? किस कवियों को कवियों का कवि कहा जाता है? कवियों का कवि कहा जाता है शमशेर बहादुर सिंह को। इसके बाद आगे देखते हैं। दशरथ सुत तिहुलोक बखाना, राम नाम का मरम है आना, किस रचनाकार की पंक्तियां हैं? देखिए, पहले प्रथम दृष्टया जब इसे देखते हैं तो तब ऐसा लगता है कि जैसे यह तुलसीदास की पंक्ति है, लेकिन ये तुलसी की पंक्ति नहीं है, ये पंक्ति है कबीर दास जी की।
दशरथ सुत तिहु लोक, पखाना राम नाम का मरम है आना। ये कबीर के पद से ली गई पंक्ति है, तो कबीर विकल्प इसमें सही होगा। तो आगे बढ़ते हैं। हिंदी का पहला पत्र कौन सा है? हिंदी का पहला पत्र जब पूछा जाए, यानी हिंदी का समाचार पत्र पहला कौन सा है? उदंत मार्तंड, जिसका प्रकाशन 30 मई 1826 ईस्वी में हुआ और इसी दिन पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके संपादक थे जुगल किशोर शुक्ल जी। आगे बढ़ते हैं। चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है? चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है? चिंतामणि निबंध संग्रह आप सभी को ज्ञात होगा, जो साहित्य के विद्यार्थी हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का यह अति प्रसिद्ध निबंध संग्रह है और इसमें मनोविकार आदि के तमाम निबंध है। और आगे बढ़ेंगे। काशी नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना किस वर्ष हुई? काशी नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना श्याम सुंदर दास जी ने की थी और श्याम सुंदर दास जी ने इसकी स्थापना काशी में की, सीधी सी बात है। और ये 1893 में इसकी स्थापना की गई थी, तो ए विकल्प इसमें सही होगा। इसकी स्थापना हुई थी 16 जुलाई 1893 में श्याम सुंदर दास जी के माध्यम से। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रेम सागर की रचना किसने की, या किसकी ये रचना है? तो प्रेम सागर किसकी रचना है? प्रेम सागर रचना है लल्लू लाल जी की। इसमें भागवत कथा पर ये आधारित है और ब्रज भाषा में और खड़ी बोली में का इसमें पुट है। हालांकि ब्रज भाषा का पुट कहेंगे, खड़ी बोली में लिखी गई है। तो ये लल्लू लाल जी की रचना है। इसके बाद व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं? व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद होते हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर यौगिक, रूढ़ और योगी रूढ़ या योग रूढ़ी संख्या, 3 इसके भेद होते हैं। इसके बाद हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? हिंदी के शब्दों में लिंग निर्धारण होता है संज्ञा के आधार पर। कारक के कितने भेद हैं? कारक के 8 भेद होते हैं। इसके बाद घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो घ का उच्चारण स्थान है कंठ, कंठे कहलाता है क ख ग घ। इसके बाद क्ष वर्ण किसके योग से बना? का और क्ष, तो ये का विकल्प इसमें सही है, यानी ए विकल्प इसमें सही होगा, का धन क्ष। इसके बाद शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। शुद्ध वर्तनी को आप देख सकते हैं, पहले देखें और फिर ध्यान से इसे पहचानना है कि कौन सी शुद्ध है। तो सी विकल्प यानी अस्पृश्यता, ये शुद्ध में लिखा है। इसके बाद कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा? इसमें अक्सर गलतियां होती हैं और इसमें हमें सारे विकल्प देखने हैं। कवित्री गलत है, इत्री नहीं होगा। और इसके बाद कवियत्री ये भी गलत है, कवियत्री ये भी गलत है, तो इसमें सी विकल्प सही है, कवियत्री होता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। तरणी का पर्यायवाची शब्द क्या है? तरणी, तरणी, यहाँ पर तरनी पूछा गया है। तरनी का पर्यायवाची शब्द क्या है? तरनी, तनुजा, तट, तमाल, ये तरनी नहीं है, तरणी है। तो तरणी कहते हैं सूर्य को। किसे कहा जाता है? सूर्य को तरणी कहा जाता है। इसके बाद मीन शब्द का पर्यायवाची शब्द है। मीन तो आप जानते हैं, मीन राशि भी होती है, ये मत्स्य का पर्यायवाची है। इसके बाद दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द है। भिन्न अर्थ वाला देखिए, इसमें हम सबके हमें अर्थ पता होने चाहिए। आत्मजा बेटी को कहते हैं, नंदिनी बेटी को कहते हैं, कन्या बेटी होती है। यहाँ पर भारिया ही अलग शब्द है, भिन्न अर्थ वाला शब्द है, क्योंकि भारिया पत्नी को कहते हैं, तो सी विकल्प सही होगा। इसके बाद है अनुपम का पर्यायवाची शब्द क्या है? अनुपम, अनुपम यानी अद्वितीय, तो इसका पर्यायवाची शब्द सीधा सीधा टी विकल्प हो जाएगा। कान का कच्चा होना, ये मुहावरा इसका अर्थ बताना हमें। तो कान का कच्चा होना यानी सुनी बात पर विश्वास करना, सुनी बात पर तुरंत विश्वास कर लेने वाला कान का कच्चा कहलाता है, या किसी की बात मान लेना। तो यहाँ दूसरे की बात मान लेना ये विकल्प इसके अर्थ में हो सकता था, लेकिन यहाँ पर सुनी बात पर विश्वास करना इसका सर्वोत्तम शुद्ध उत्तर होगा कान का कच्चा होने का। तो आज इतना ही मित्रों, और कल फिर हम अन्य प्रश्नों की श्रृंखला के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा और बराबर अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं की
लिए परिश्रम करते रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।